हेलो। कृपया सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो अपना माइक ऑफ रखें। सभी सभी को नमस्कार। मैं सिद्धम संस्था की तरफ से आप सभी का इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सिद्धम संस्था इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। अपने स्थापना काल के पश्चात ही सिद्धम संस्था प्रत्येक वर्ष कई तरह के लिपियों से संबंधित, पांडुलिपियों से संबंधित तथा धर्म से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। तो आशा है कि आप लोग इस संस्था से जुड़कर आगे इस संस्था का लाभ लेते रहेंगे। अभी आज की जो ये कार्यशाला है ब्राह्मी, ये हम डॉक्टर उत्तम सिंह जी से सीखेंगे। डॉक्टर उत्तम सिंह जी जो वर्तमान में त्रिपुरा संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं तथा अ, कई लिपियों के ज्ञाता हैं। तो हमें हम ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारा अ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ब्राह्मी लिपि डॉक्टर उत्तम सिंह जी से मिलने सीखने को मिल रहा है। अभी मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे एनएमएम नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के डायरेक्टर प्रोफेसर अनिर्वाण दास सर से निवेदन करूंगा। प्रोफेसर अनिर्वाण दास सर जो वर्तमान में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। वे कई लिपियों के ज्ञाता तथा प्रकांड विद्वान। उनके बिना बिना उनके अनुग्रह से किसी भी लिपि को सीख पाना या किसी भी लिपि का ज्ञान अर्जित करना मेरे ख्याल से मुश्किल है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने आशीर्वचनों से प्रतिभागियों का अभिवादन करें तथा उन पर अपनी आशीर्वचनों का वर्षा करें। ठीक है। प्रोफेसर अनिर्वाण। हाँ, धन्यवाद विक्रम जी। सबसे पहले सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे मैं देख पा रहा हूं कि इसमें लगभग 84 प्रतिभागी अभी तक ज्वाइन किए हैं। देखिए क्या है कि आज आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आगे जितने भी क्लासेस है सभी में आपको ज्वाइन करके इस जो ज्ञान परंपरा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको आपको लेना चाहिए। और ब्राह्मी लिपि ये तो शुरुआत है। और जैसे हम लोग जानते हैं पूरे विश्व में जो भारतीय ज्ञान परंपरा पांडुलिपि के रूप में विद्यमान है, उसका केंद्र भारत ही है। तो इसलिए पांडुलिपियां देश से बाहर गई है। विदेश के विद्वान भी काम कर रहे हैं, देश के विद्वान भी काम कर रहे हैं। अभी समय ये आ चुका है ताकि सब मिल करके इस महनीय कार्य को एक गति देने की जरूरत है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ब्राह्मी सीखना ये तो एक निमित्त है, लेकिन आगे जाकर के आपको ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई जितने सारे भारतीय लिपियां हैं, प्राचीन लिपियां हैं, जैसे शारदा हो गया, गुरुमुखी, नंदिनागरी ग्रंथ, जितने प्राचीन लिपियां हैं जिनमें पांडुलिपि उपलब्ध है, उन लिपियों को सीखना है। और जीवन में कम से कम एक पांडुलिपियों को आपको लिप्यंतरण करना चाहिए। इस प्रकार का प्रण इस कार्यशाला के बाद आपको लेनी चाहिए। और ये एक द्वार आपको उन्मुक्त करेगा कि लिपि के बारे में जानने के लिए। और साथ ही साथ आप एक पांडुलिपि को लेकर के काम करें, या जो आपके परिचित है उनको भी प्रेरित करें, ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा सभी के सामने आना चाहिए। यही एक मुझे आपसे अनुरोध है सभी से। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी की जो कामना है कि लिपि सीखना, आगे जा करके इस परंपरा में काम करना, सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रोफेसर अनिर्वाण दास सर।
अब मैं डॉक्टर उत्तम सर से निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यशाला का आरंभ करें। डॉक्टर उत्तम सर। हरिओम। जी सर, जी सुनाई दे रहा है सर। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ जी रही है। सर। जी जी। बस मैं इसको पिन कर देता हूँ। अनिर्बान दास सर को नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धम संस्थान द्वारा आयोजित ब्राह्मी लिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में उपस्थित आप सभी महान भावों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं डॉक्टर अनिर्बान दास जी को, जो कि माननीय निदेशक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन न्यू दिल्ली। सर, आपने हमारे प्रतिभागियों को जो आशीर्वाद प्रदान किया और जो है प्रोत्साहित किया हम लोगों को, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो ब्राह्मी लिपि है, हम लोग ब्राह्मी लिपि पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ब्राह्मी कब से हमें मिल रही है, उसका नामकरण की क्या परंपरा है, इन चीजों को पहले देखना है। आवाज नहीं। क्योंकि आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, और लोग अपना माइक बंद रखें, क्योंकि आ रही है सर। ब्राह्मी लिपि आ- को आ- भारत की समस्त लिपियों की जननी जो है कहा गया है, क्योंकि ये प्राचीनतम लिपि है। चाहे वो उसके अलावा शारदा हो, नागरी हो, ग्रंथ हो, टाकरी हो, और जो है या फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी लिपियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मी से ही कॉन्सेप्ट लेकर के निर्माण उनका हुआ है, ब्राह्मी से निकली है। इसलिए ब्राह्मी को समस्त लिपियों की जो जननी कहा गया है। सर, सबसे अधिक प्राचीन लिपि है हमारे पास। एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है ललित विस्तर, जिसमें 64 लिपियों का नामोल्लेख मिलता है, और उनमें पहला नाम ब्राह्मी है, उस दूसरा नाम खरोष्ठी है। उसके अलावा और प्रांतीय अन्य लिपियां हैं, मैं वो सबके भी नाम आपको बताऊंगा। और ऐसे ही एक जैन ग्रंथ है जो पन्नवणा सूत्र, प्रज्ञप्ति सूत्र भी बोलते हैं। ये लगभग पहली फर्स्ट सेंचुरी के ग्रंथ हैं, और यह इसमें भी जो है 18 प्राचीन लिपियों का नामोल्लेख हुआ है, जिसमें पहला नाम ब्राह्मी है। और हमें पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो अभिलेख मिल रहे हैं प्राचीनतम, वो भी जो है ये ब्राह्मी लिपि के ही अभिलेख मिले हैं। अशोक के समय से हमें अभिलेख जो है मिलना प्रारंभ होते हैं, ईसा पूर्व लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी से।
और ये ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जा सका है। इसके अवलेखों को भी आराम से जो है पढ़ा जा रहा है, अभी भी मिलते हैं तो उनको पढ़ने वाले काफी एक्सपर्ट हैं, और यानी कि डिसाइफर ये स्क्रिप्ट हो चुकी है। कई सौ वर्षों तक ऐसा भी था कि ब्राह्मी लिपि को जानने वाले लोग नहीं थे, यानी कि बीच में एक ऐसा काल भी आया कि ये अभिलेख तो मिल रहे थे लेकिन को पढ़ने वाला कोई नहीं था। फिरोज शाह तुगलक के समय पे जो है ऐसा अल बरूनी भी कहता है कि कोई जो है उस समय ब्राह्मी के अभिलेखों को पढ़ करके जो है उनको बताने वाला नहीं बता सका था कि इनमें क्या लिखा है। या फिर अकबर बादशाह ने भी बहुत चाहा कि इनमें क्या लिखा है और विद्वानों को बुला के पूछा, लेकिन उस समय कोई उसको पढ़ा नहीं सका था, पढ़ा नहीं कि ये क्या लिखा है। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, या तो पढ़ने वाले नहीं थे या फिर कुछ थे तो उन्होंने शायद इसलिए नहीं पढ़ा कि यदि ये जो है सारे उस समय और मूर्तियों को तोड़ा भी गया, शायद हो सकता है इनको भी तोड़ दिया जाए, जो भी कारण रहा हो। लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय कोई पढ़ने वाले नहीं थे। उसके बाद फिर जो है 18वीं शताब्दी में जाकर के फिर से इन अभिलेखों का एकत्रीकरण किया जाता है और पढ़ने की जो है कवायद शुरू होती है। और सर जॉन प्रिंसेप लगभग 20-25 वर्षों तक अभिलेखों को एकत्रित करते हैं, इनके एक एक अक्षर को जो है उस संतुलन पत्रिका में लिखते हैं, और वो जो है कुछ विद्वानों के, भारतीय विद्वानों के साथ मिलकर के, क्योंकि लेख लिपि को पढ़ने के लिए कई वो जो है विद्वानों के सहयोग से उन्होंने सर्वप्रथम पढ़ा, और दा और न और अनुस्वार दानम को पहले वो पढ़ने में सफलता मिली लगभग 10-15 साल वर्ष में। और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे सारे अभिलेखों को, जब वर्णमाला उसकी निकल करके आ गई तो अभिलेखों को पढ़ लिया गया। मेरी आवाज, हरिओम, मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? जी यस सर, जी सर, आ रही है, आ रही है। सर। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक के जो है एविडेंस मिल जाते हैं ब्राह्मी लिपि के। और बुद्ध के समय का ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान बुद्ध जब अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते हैं तो वो जो है ललित विस्तर के 10वें अध्याय में भी ऐसा उल्लेख है कि वो जब गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आज हमको आपको लिपियां पढ़ाएंगे। और भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि इस जगत में अभी जो है 64 लिपियों का चलन है, उनके नाम भी बताते हैं, इनमें से आप मुझे कौन सी लिपि सिखाने वाले हैं। तो ऐसा प्रसंग है वहां, तो इससे पता चलता है कि 64 लिपियों का उस समय उल्लेख था। इस प्रकार से हम बुद्ध काल तक पहुंच सकते हैं, ईसा पूर्व 4वीं 5वीं 6ठी शताब्दी तक पहुंच सकते हैं ब्राह्मी लिपि को लेकर के। उससे पहले का भी हमें कुछ जो है खुदाई में, जो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में कुछ चीजें मिली हैं, सिक्के, कुछ मोहरे, कुछ बर्तन पॉट वगैरह मिले हैं जिन पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ मुद्राएं बनी हुई हैं, और कुछ जो है मछली वगैरह के ऐसे चित्र बने हुए हैं, कुछ सिंबल हैं। वो जो है प्राचीनतम लिपि का स्वरूप है। उसको अभी तक वैसे 100% तो शुद्ध रूप से नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि बड़े अभिलेख नहीं है, छोटे छोटे 4 अक्षर कहीं लिखे हैं या 2 चित्र बने हुए हैं। लेकिन भारत में या भारत के बाहर भी दुनिया जो है सबसे प्राचीनतम स्वरूप जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये जो है हमको मिलते हैं। अक्षर कम है, इसलिए वो क्या लिखा है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ब्राह्मी प्राचीनतम लिपि है जो पढ़ी जा सकी, उससे पहले की लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया। और उससे पहले और क्या था? उससे पहले श्रुत परंपरा थी वैदिक काल में, या चाहे वो जो है ये
वेद रहे हों या और भी जो शास्त्र रहे हों, उनको जो है स्मृति के आधार पर जीवित रखा गया। उसी कारण से शायद द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसे नाम पड़े हों मिश्रा, या ये कि भाई वो जो है 2 वेद को जानने वाला द्विवेदी, 3 वेद को जानने वाला त्रिवेदी। श्रुत परंपरा थी। जब श्रुति का ह्रास हुआ तो हमारे आचार्यों को आवश्यकता लगी कि इनको लिख लिया जाए लिपि की, तो उन्होंने लिपि बना ली। वो बड़े वैज्ञानिक थे और जैसे आवश्यकता पड़ी उसी हिसाब से उन्होंने संसाधनों का जो है विकास किया। जब उन्होंने ब्राह्मी को पत्थरों पर लिखने का प्रारंभ किया, फिर बाद में और लिपियां ब्राह्मी से निकली, तो उसके लिए फिर साधन कवि ताड़पत्र, भूर्ज पत्र, तो कपड़ा और अगरू पत्र, और फिर जो है हैंडमेड पेपर। इस प्रकार से वो एक परंपरा जो है चली। तो हम ईसा पूर्व 5वीं से ईसवी सन 5वीं शताब्दी तक जो है लगभग ब्राह्मी का काल को ले सकते हैं। और यानी गुप्त काल में जाकर के ब्राह्मी में कुछ जो है वेरिएशंस होते हैं और उसके अक्षरों की आकृति थोड़ी बदलती है। कुटिल राजाओं के समय पे वो ब्राह्मी जो है कुटिल ब्राह्मी के नाम से जो है ख्यात हो जाती है, अर्थात उसके अक्षरों की आकृति थोड़ी कुटिलाकार हो जाती है, अक्षरों में थोड़ा पूंछ लगा करके लिखने की परंपरा आ जाती है। उन पर जो है संस्कृत में तो सारे वेद हैं, यह कब आई? देखिए अभी ये भाषा और लिपि में भी बहुत अंतर है। संस्कृत सिर्फ भाषा है, अभी मैं लिपि की बात कर रहा हूं, और इन दोनों भाषाओं का भी और लिपियों का भी आपको जो है संबंध बताऊंगा। किसी का प्रश्न था, मैसेज था, तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये कुटिल काल में जो है, कुटिल राजाओं के काल में इसमें वेरिएशंस आते हैं और इसमें शिरोरेखा लगना शुरू हो जाता है। इससे पहले ब्राह्मी में शिरोरेखा नहीं है, और ब्राह्मी में हल्की सी शिरोरेखा लगा करके अक्षरों की आकृति को गोलाकार जैसा बना करके अक्षर में पूंछ जैसा लगा करके लिखने की परंपरा आ जाती है। और वहीं से फिर ब्राह्मी उत्तरी दक्षिणी प्रवाहों में बंटती है, और उत्तरी प्रवाह से उससे शारदा निकलती है, नागरी निकलती है, और जो है आपकी जो है ये मैथिली निकलती है, नेवारी निकलती है, और बंगाली निकलती हैं, और फिर जो है कुछ रीजनल लिपियां निकलती हैं, चाहे वो फिर आप गुजराती लिपि तक पहुंच जाइए, और गुजराती से फिर और बाद में फिर 18वीं शताब्दी के बाद में देवनागरी लिपि। नागरी और देवनागरी में भी बहुत अंतर है। एक जैन नागरी भी जो है नागरी से निकलती है। इस प्रकार से एक उत्तरी प्रवाह चलता है, एक दूसरा दक्षिणी प्रवाह चलता है, जिसमें ग्रंथ लिपि और आपकी मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये लिपियां जो हैं उसी से ब्राह्मी से के अक्षरों से जो है आधार लेकर के नई लिपियां बनती। इस प्रकार से वो ब्राह्मी जो है 2 प्रवाहों में बट करके फिर अन्य अन्य लिपियों को जन्म देती है। अभी भी आप देखेंगे ब्राह्मी लिपि बहुत सारी लिपियों में जो है आपको वो बैठी हुई मिल जाएगी। इसीलिए हमने ब्राह्मी को समस्त लिपियों की जननी कहा है। सिर्फ भारत की ही लिपियां नहीं निकली इससे, विदेशों की भी कई ऐसी लिपियां हैं जो इससे निकली। तिब्बत की स्क्रिप्ट है, वो भी जो है ब्राह्मी से ही निकली है, इसलिए ये प्राचीनतम लिपि है। अब ये आता है कि भाई नामकरण में दरअसल क्या है कि 5 दिन का ही हमारा वर्कशॉप है, इसलिए बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, सामान्य सा आपको बता देता हूं। नामकरण, तो ब्राह्मी लिपि के जो नामकरण की 2, हाँ भाषा का, और मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए किसी ने कहा था कि संस्कृत का बाह्य वेद है। संस्कृत जो है भाषा है, वो लिपि नहीं, और संस्कृत की अपनी कोई लिपि नहीं है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और यहाँ तक कि हिंदी भी
सिर्फ भाषाएं हैं, इनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, ये दूसरी लिपियों पर डिपेंड है। इन भाषाओं को आप चाहे आप उसमें ग्रंथ लिपि में लिखो, चाहे आप देवनागरी लिपि में लिखिए, चाहे आप गुजराती लिपि में लिखिए, किसी भी लिपि में आप लिख सकते हैं। लेकिन देवनागरी लिपि इन भाषाओं को लिखने के लिए 100% उच्चारण होने वाली ध्वनियां देती है, इसलिए वो देवनागरी या नागरी लिपि भी, नागरी लिपि जो है को जो है संस्कृत भाषा ने और अन्य पाली प्राकृत भाषाओं ने अपना लिया, उस पर डिपेंड हो गई। वो उनकी वाहक है, उन लिपियों को जीवित रखने का काम ये जो है, उन भाषाओं को जीवित रखने का काम ये लिपियां करती हैं, और विशेष रूप से नागरी लिपि ने बहुत काम किया है। नागरी से पहले शारदा में भी संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ, लगभग 1 लाख पांडुलिपियां अभी भी हमारे भंडारों में रखी हुई हैं। शारदा लिपि बड़ी ही ऑथेंटिक और अच्छी जो है शुद्धतम पाठों वाली पांडुलिपियां, वो शारदा लिपि की पांडुलिपियां मानी जाती। फिर लेकिन शारदा थोड़ी कठिन है, फिर जो है शारदा कोई में कुछ सरल बना करके और कुछ शारदा से अक्षर लेकर के कुछ और नए अक्षर बना करके नागरी लिपि बनती है, और फिर नागरी के साथ साथ नागरी से कुछ अक्षर लेकर के जो है जैन नागरी लिपि बनती है। इस प्रकार से ये जो है चलता है। तो ये भाषाएं, हाँ, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनकी अपनी लिपियां हैं, जैसे कि गुजराती, गुजराती भाषा भी है, लिपि भी है। बंगाली भाषा भी है, लिपि भी है। उस उड़िया भाषा भी है, लिपि भी है। लेकिन ये जो है संस्कृत प्राकृत पाली जो है या हिंदी, सिर्फ हिंदी नाम की कोई लिपि नहीं है। कई बार लोग जो है भ्रमवश कह देते हैं कि वो जो है हिंदी भाषा का कोई ग्रंथ देखा और हम पूछें कि इसकी लिपि क्या है, तो वो कह देते हैं कि हिंदी लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी नाम की कोई लिपि नहीं है। शायद इसीलिए आपका वो प्रश्न जो है था। और हाँ, लेकिन हमारे जो वेदों में, वैदिक काल में भी कोई लिपि रही होगी, वेदों को भी लिखा गया होगा, लेकिन वो मिले नहीं है। कभी मिल जाएगा तो फिर एक नया जो है कोई खोज होगी कि वो उनको किस लिपि में लिखा गया। हो सकता है ब्राह्मी में लिखा हुआ अगर कोई मिल जाए वेद, तो हमको जो मिसिंग जो कुछ वर्ण है, कुछ अक्षर हैं ब्राह्मी के, वो मिल जाएंगे। ब्राह्मी में ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो अशोक के अभिलेखों में प्रयोग नहीं हुए हैं, और आज तक वो अक्षर मिले नहीं, क्योंकि पाली प्राकृत में जो है के व्याकरण में, संस्कृत के व्याकरण में प्रयोग होने वाले सारे वर्ण पाली प्राकृत की व्याकरण में नहीं है, वहां कुछ वर्णों का जो है कमी है। तो मैथिली भाषा और लिपि, जी बिल्कुल, मैथिली को तिरहुता भी कहते हैं, मैथिली भाषा भी है और जो है लिपि भी है, इसको जो है तिरहुता लिपि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये लिपियां और भाषाएं हैं। और हमारे पास जो है ये जो है, और क्या, हाँ, तिरहुता, जी जी जी, तिरहुता लिपि भी उसको कहा गया है। तो इस प्रकार से लिपियों और भाषाओं का एक परंपरा चलती है, और वो लिपियां उन भाषाओं को जीवित रखने का काम करती हैं। एक किसी का, मैं संस्कृत भाषा का क्योंकि लिपि नहीं है सर, संस्कृत भाषा का कोई लिपि, संस्कृत सिर्फ भाषा है, और वो ऐसी भाषा है उसको किसी भी लिपि में जो है लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट और मैथिली इज मैथ, ठीक है। हम चर्चा करेंगे क्लास के अंत में, हम आप लोगों के साथ चर्चा भी करेंगे। अभी मैं इसको जारी करता हूं। तो इस प्रकार से जो है ये लिपियों और भाषाओं का ये जो एक साथ में मिलकर के ये चलती हैं, वो भाषाओं को जीवित रखने का काम लिपि करती है। भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम लिपि करती है, या आप कह सकते हैं कि भाषा को जो है पंख लगा देती है लिपि। यदि लिपि नहीं होती तो लिपियों के अभाव में ऐसी जो है बहुत सारी भाषाएं जो है नष्ट भी हो गई,
क्योंकि जब तक लिपि नहीं होगी तब तक उस भाषा के जो है शास्त्रों को फिर कैसे लिखा जाएगा। कोई तो कोई लिपि चाहिए। तो लिपियों ने ही इन भाषाओं को जीवित, बहुत सारी लिपियां भी नष्ट हो गई हैं। ललित विस्तर में जितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है उतनी जो है अभी वो लिपियां नहीं मिल रही हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और जो है यहाँ से हम। सर एक मिनट सर। जी जी। मिस प्रीति सिन्हा, प्लीज आप या तो अनम्यूट कर दीजिए या फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है आपके बार बार अनम्यूट होने से। या तो म्यूट कर लीजिए या फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा प्लीज। हाँ कृपया, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप लोग जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा कुछ आवाज आ रही है माइक बंद कर लें। मैं इस स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ चीजों को हम जरा स्क्रीन शेयर करके देख लेते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। जी। तो देखिए, ये लिपि शब्द है ना, लिप धातु से निष्पन्न हुआ है। संस्कृत की जो लिप धातु है उससे ये जो है लिपि शब्द आया है। और अमरकोश में जो है अ, लिप लेपने ऐसा भी प्रयोग मिलता है, या फिर लिखिताक्षर संस्थाने लिपि लिपि रुभे स्त्रियों, स्त्रीलिंग का शब्द है। पाणिनीय व्याकरण में लिपि, लिपि और लिपिकर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। हमारा एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी जो है ब्राह्मी लिपि का जो है को नमस्कार किया गया है। उस मंगलाचरण में भी नमो बम्बिये लिपिये ऐसा कहकर के ब्राह्मी लिपि को जो है नमस्कार किया गया है। इससे भी पता चलता है कि ये लिपि जो है का जो लेखक हैं उनके उनके मन में इस लिपि के प्रति बड़ा सम्मान था। तो लिपि शब्द जो है प्राकृत में बनता है। और भाषा और लिपि आप जान गए हैं कि जो है भाषा का उद्गम मुख है, तो लिपि का उद्गम जो है आपका हाथ है। वो जो है ये भाषा को दृश्य रूप या स्थायित्व प्रदान करने का काम लिपि करती है। अब ये लिपि भी कई रूपों में हमारे पास आती है। ये जो है चित्र लिपि के रूप में भी हमें देखने को मिलती है, फिर भाव लिपि और फिर ध्वन्यात्मक जो है लिपि के रूप में ये विकसित होती है। क्योंकि चित्रलिपि जैसे जो है अमरकोश में जो कहा गया कि लिप लेपने, तो वो लिप धातु लिखने के अर्थ में नहीं, लीपने के अर्थ में है। लीपना चौकना, चौका लगाना, पोता लगाना। पहले जो कच्चे घर होते थे तो माताएं बहनें जो है घर में चौका, आंगन में चौका लगाती थी, लीपती थी। और उस लीपने से ही कुछ घर में आकृति जैसी बन जाती थी उस चौका में। या फिर जो है कभी किसी के यहाँ कोई शादी विवाह होता था तो कुछ बेल बूटा घर के दरवाजे पर कुछ ऐसा बना दिया। और उन चीजों से जो है देखने वाला वो चीज पढ़ लेता था कि यहाँ कोई प्रसंग है। या फिर डोली ले जाते हुए कहार का चित्र बना दिया, या फिर दूल्हे जो है घोड़ी पर बैठा हुआ ऐसा चित्र बना दिया, उसे देख करके कि हाँ इस घर में लड़के की शादी है या लड़की की शादी है। यहाँ तक भी जो है लोगों को सिर्फ वो चित्र को देख के पता चल जाता था। वहां वेलकम या शुभ विवाह लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये जो है एक प्राचीन स्वरूप था लिपि का, चित्र लिपि। और वो जो है आप देखेंगे चाइना की लिपि जो है चित्रात्मक लिपि है। खरोष्टी लिपि भी लगभग चित्रात्मक जैसी ही लिपि है। चित्र, उसमें भी अक्षरों की आकृति जो है चित्रात्मक है। फिर भाव लिपि। भाव लिपि में जो है भाव को व्यक्त करने वाले जो है कुछ चित्र बनाए जाते हैं। और फिर ध्वनि लिपि आती है। और ये एक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मैंने चर्चा की थी, उसमें जो हमें कुछ जो ये मोहरें वगैरह मिली हैं, जैसे ये एक शील मिली है, इस पर ऊपर में कुछ ये जो है जो अक्षर है ये लिखे हुए हैं। एक उल्टा तीर, वैसे ब्राह्मी में ये या होता है, ऐसी स्टैंडिंग लाइन है। ब्राह्मी लिपि में ऐसा र होता है। और ये सीधा तीर, ऐसे कुछ जो है ये कुछ अक्षर है।
और नीचे में और भी कहीं कहीं से कुछ अक्षर मिले हैं, तो उन सब की आकृतियां यहाँ नीचे में बना करके जो है रखी। और ये इस लास्ट वाले को आप म कह सकते हैं। तो ये तो प्राचीनतम स्वरूप हो गया, ये सीले। और उसके बाद यहां पर जो है ये अशोक कालीन जो है ब्राह्मी है। अशोक के समय में जो लिखे हुए हमको कुछ अभिलेख मिले हैं, वहां पे अब ये इस प्रकार से अक्षरात्मक स्वरूप में ब्राह्मी आ जाती। और ये नीचे में भी जो है एक पिलर है, स्तंभ लेख है यहाँ पे भी, यानी कि पत्थरों पर टाकी हथौड़े से खोद करके लिपि लिखी जा रही है, वो ब्राह्मी, और बाएं से दाएं लिखी जा रही है। और भारत की ज्यादातर लिपियां सब बाएं से दाएं ही लिखी जा रही हैं, वो ब्राह्मी के ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। और खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी हुई मिलती है। को जो है अशोक ने अवले और इसमें लिखवाया। कुछ जो है लिपि के और भी स्वरूप मिले हैं, जैसे ये एक लिपि है, ये कीलाक्षर लिपि है, यानी अक्षरों की आकृति कील के जैसी, इसलिए कीलाक्षर लिपि ऐसा नाम दिया। और ये चित्रात्मक लिपि है, प्राचीन मिस्र के जो हीरोग्राफिक लिपि के संकेत हैं। यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए इस प्रकार से कुछ चित्र बनाए गए हैं। जैसे आप लोगों ने, यदि किसी ने स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग की हो, तो वहां पे जो है वो कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहने का जो है सिखाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है कुछ चित्र जैसे बने हुए हैं, और वो जो है वो उस जो है अपनी बात कहने के लिए वहां को इंगित करते हैं। जैसे अनाज का क्रमिक, ये जो अनाज का क्रमिक विकास इन चित्रों से बताया गया। उसी प्रकार से जो है प्राचीन चीनी लिपि के सूर्य के चित्र का क्रमिक विकास, ये सूर्य, जैसे ये ऐसा एक चित्र बना दिया, अब इसको देख करके सूर्य पढ़ना है, और वो उसका क्रमिक विकास इस तरह से, इतनी आकृतियां सूर्य के लिए आपको मिलेंगी। और भी एक लिपि मिलती है पेरू से, इसको सूत्र लिपि कहते हैं, रज्जु लिपि, यानी कि धागे की तरह ऊपर से नीचे की ओर अक्षर लिखे हुए। दरअसल ब्राह्मी लिपि में भी संयुक्त अक्षरों को ऊपर से नीचे लिखने की परंपरा है, लेकिन यहाँ सारे अक्षरों को ही जो है ऐसे ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ है। ये कुछ लेख है, तो इसको सूत्र लिपि कहेंगे, अथवा रज्जु लिपि, रस्सी के जैसा है इसलिए। उसके अलावा और भी कुछ लिपि के जो है, एक यहाँ आप देखिए वो जो म जैसा और एक चित्र जैसा है, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है सील है, और पशुपति शील इसको कहा गया है। यहाँ पर भी जो है कुछ ऊपर में अक्षर बने हुए हैं। एक देखिए आप, यहाँ मछली जैसा बना हुआ है, ये मछली जैसा है, और ये म जैसा है, इस प्रकार के ऊपर में कुछ अक्षर है। ये सबसे प्राचीनतम जो है लिपि के जो है स्वरूप हैं। एक ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो है ये गिलगामेश सील है, कि वो जो है ये राजा है, और वो शक्तिशाली इतने हैं कि उन्होंने 2 शेरों को जो है, टाइगर्स को गले से ऐसे पकड़ा हुआ है, और ऊपर में ये अक्षर लिखे हुए। तो ये शौर्य का प्रतीक है। ये हमारे पास प्राचीनतम स्वरूप जो है लिपियों के मिले हैं। जैसे भाव लिपि का हमने कहा कि या भाई एक आंख का चित्र बना दिया, उससे आंसू टपकते हुए दिखा दिया, और समझ लिया कि व्यक्ति दुखी है। फिर लिखने की जरूरत नहीं है कि वो किसी कारण से दुखी है। जैसे अभी आजकल आप मोबाइल में कई बार वो जो है इमोजी जैसे चिन्ह ये आ गए हैं, आप पूछते हैं कैसे हैं वो, अगर खुश है तो जो है स्माइल वाला एक इमोजी भेज देगा, दुख सैड है तो जो है सैड वाला इमोजी भेज देगा। ये भाव लिपि के ही जो है प्रकार उनको कह सकते हैं। और उसी प्रकार से जो है ये गोला जो है सूर्य का भी प्रतीक है, ताप का भी प्रतीक है, प्रकाश का भी प्रतीक है, तारा का भी प्रतीक जो है ये होगा। इतने चीजों को वो इंगित करेगा। यहाँ पे भी हमने कुछ
सूर्य के लिए, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ अक्षर लिपियों के मिले हैं। हृदय के लिए, मैं इन चीजों को थोड़ा जल्दी से आपको, मछली, यहाँ ये जैसे चित्र बना दिया चलने के लिए, ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि बड़ी सरल है। टांकी हथौड़े से पत्थरों पर जो है लिखी गई सबसे पहले अशोक के अभिलेख जब टांकी हथौड़े से लिखे हुए मिलते हैं, और इसमें ज्यादातर या तो एक स्टैंडिंग लाइन होगी या कोई स्लीपिंग लाइन होगी, या दो लाइनों को जोड़ करके अक्षर बनाया होगा, या वो खड़ी पाई पड़ी पाई आप कह सकते हैं। उनसे नीचे में कुछ खरोष्टी लिपि के अक्षरों भी जो है यहाँ रख आकृतियां यहाँ रखी हैं। और ये एक जो है ब्राह्मी लिपि का एक अभिलेख है। मयंक पाठक जी आप कुछ लिख रहे हैं शायद, ये जो है आप देख सकते हैं, आ, ब्राह्मी लिपि पत्थर पर खोद करके लिखी हुई है। ये पिलर पिलर पे है, स्तंभ लेख है। तो आप ये जो है ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और नीचे में ये जो है खरोष्टी लिपि है। अब ब्राह्मी के नामकरण का भी मैं यहाँ बता देता हूँ। ब्राह्मी के नामकरण की दो परंपराएं विशेष रूप से है। एक वैदिक परंपरा है, वो कहती है कि ब्राह्मी जो है का जब जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने एक लिपि का भी निर्माण किया, और इसलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग पढ़ने लिखने का नाम काम करते थे शायद, इसलिए ब्राह्मी नाम पड़ गया। और एक जैन परंपरा कहती है कि नहीं साहब, जो है ये जो आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की दो पुत्रियां थीं, और भगवान ऋषभ देव ने जब अशी मशी और कृषि का सिद्धांत जब दिया, तो मशी के सिद्धांत के तहत वो उन्होंने जो है अपनी बड़ी बेटी को ये लिपि सिखाई, और बड़ी बेटी का नाम ब्राह्मी था, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ गया। तो ऐसी जैन परंपरा, ये भी एक शोध का विषय है। अच्छा रिसर्च इस नामकरण पे किया जा सकता है कि सही में ये नाम कहाँ से आया होगा या कैसे पड़ा। और अभी तो ये भी एक डाउट का ही विषय है कि ये जो लिपि हमको अभी अशोक के अभिलेखों में दिखाई दे रही है, सही में यही ब्राह्मी है या ब्राह्मी कुछ अलग थी। क्योंकि अशोक के अभिलेखों में कहीं भी जो है ब्राह्मी नाम शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, वो तो धम्म लिपि बोलते हैं। वो कहते हैं इयम धम्म लिपि देवानाम पियेन पिय दंसिना राया लेखा पिता, धम्म लेख उनको कहा है। लेकिन जो पुरातत्व वेत्ता जो विद्वान है, उन्होंने कहा है कि यही जो है ब्राह्मी है। ये धम्मपद का जो है बौद्धों का धम्मपद ग्रंथ है, जो खरोष्टी लिपि में जो है लिखा हुआ, इस पे भूर्ज पत्र पर मिला है। ये भी काफी प्राचीन जो है पांडुलिपि है। ये जो है गिलगिट की मैन्युस्क्रिप्ट है। गिलगिट की मैन्युस्क्रिप्ट सबसे प्राचीन मानी जाती है, गिलगिट से मिला है। यहाँ खरोष्टी लिपि आप देख सकते हैं। अब हमने दोनों को यहाँ एक साथ इसीलिए रखा है कि आप ब्राह्मी और खरोष्टी के जो है अक्षरों की आकृति को देख लें। ये खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और सही में तो अभी जो है खरोष्टी को 100% ठीक से अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है। लोग दावा करते हैं कि पढ़ लिया है, लेकिन 100% अभी जो है उसमें, क्योंकि इसकी अक्षरों की आकृति चित्रात्मक है, एक ही अक्षर कई ध्वनियों का जो है बोध कराता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी खरोष्टी स्क्रिप्ट है। एक उस पे लकड़ी पर एक लिखी हुई है, और ये दाएं से बाएं पढ़ी जाएगी, देख लीजिए। उसके अलावा एक बेम्बू पर के जो है स्टिक पर भी एक खरोष्टी लिपि जो है लिखी हुई है। ये प्राचीनतम पांडुलिपियां हैं। खरोष्टी का जो है अशोक का अभिलेख भी खरोष्टी में मिला है, लिखा हुआ, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। खरोष्टी और ब्राह्मी। और अब देखिए वेदों के समय में भी शायद कोई लिपि रही होगी, क्योंकि वहाँ छंदस शास्त्र हैं, छंदों की गणना करनी है, संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद हैं।
इनमें इनके जो है इनको हो सकता है किसी लिपि में उस समय लिखा गया होगा, क्योंकि वहां मात्राओं का गिनती करनी है, छंदों को बैठाना है, तो फिर कोई लिपि चाहिए। अब वो प्राचीनतम लिपि में कोई लिखा हुआ मिल जाएगा ग्रंथ तो चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि बट्टगामनी के समय में, राजा बट्टगामनी श्रीलंका के हुए लगभग फर्स्ट सेंचुरी के आसपास, उनके समय में श्रीलंका में जो है उनको बौद्ध पिटकों को शिलाओं पर लिखवा करके जो है स्तूपों में रखवाया गया था। तो अब वो किस लिपि में लिखाया गया था, यदि कभी मिलेंगे तो जो है कुछ और नए उल्लेख इतिहास के इन में जुड़ेंगे। रामायण वाल्मीकि जो रामायण है वहां पे भी कुछ जो है, जैसे कि वो राम नामांकित चेदम पश्य देवांगुलीयकम, भगवान हनुमान जी जब जो है सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं, और सीता जी को वो जो है भगवान राम के द्वारा दी हुई जो ये मुद्रिका दिखाते हैं, और उस पे राम नाम लिखा हुआ का ऐसा प्रसंग मिलता है। तो हो सकता है उस समय भी कोई लिपि हो। और व्याकरणाचार्य जो पाणिनि जी हैं, उन्होंने उनका सूत्र है अदर्शनम लोपः। तो कुछ होगा तभी तो उसका लोप होगा, उसका आदर्शन होगा, कोई अक्षर होगा नहीं दिखाई देगा तब लोप होगा। तो यानी कि उस समय भी कोई लिपि रही होगी। कौटिल्य के समय में भी जो है उन्होंने एक उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में कि पंचमे मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषणेन मंत्रयेत, और संज्ञा लिपि विचार संचारम कुर्युः। संज्ञाओं के द्वारा, लिपियों के द्वारा, यानी कि कूट लिपियों के द्वारा, कोड वर्ड्स जिनको डिकोड करके जो है पता चले, कोडिंग का उल्लेख हो रहा है। और लिपियों का उल्लेख हो रहा है कि जो दूत हैं उनको जो है कई लिपियों का जो है ज्ञाता होना चाहिए, कोड वर्ड्स का भी उससे ज्ञान हो, संकेतात्मक लिपियों का भी वो ज्ञाता हो, तो वो जो है अच्छा ये जो है काम कर सकता है। तो गुप्तचरों को जो है संज्ञा और लिपि के साथ, यानी कि उनका प्रशिक्षण दे करके उनसे गुप्तचरी के लिए भेजना चाहिए, उनसे गुप्तचरी करानी चाहिए, ऐसा उल्लेख है। तो जैन जो ग्रंथ संवायांग सूत्र और पन्नमना सूत्र हमने बताया, वहां पे जो है बम्बीयेणम लिविये 18 लिख विहाणे पंडित्य, ऐसा उल्लेख मिलता है। यानी कि 18 प्रकार के जो है बम्बीयेणम लिविये 46 माऊ कया खरा समवाय, 46 उसमें मात्राक्षरों का जो है समावेश होता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। 18 तरह से जो है उस ब्राह्मी के को लिखने के विधान है, अर्थात और 18 लिपियां यानी कि ब्राह्मी के ही स्वरूप हैं, ऐसा समवायंग सूत्र में है। और वो 18 लिपियों ये हैं। जिसमें बम्बी, जवनानी, दोसापुरिया, खरोट्टी मतलब खरोष्टी, भोगबैया, पहाड़ैया पहाड़ी, और अक्षर पिट्टिया, तेवणैया, गिराहिया, अंक लिपि, गणित लिपि, गंधर्व लिपि, आसंद लिपि, माहेश्वरी लिपि, दामितनी तथा पुलिंदी लिपि, इतने उल्लेख मिलते हैं। उसी प्रकार से जो ललित विस्तर है उसमें 64 लिपियों का जो नाम उल्लेख मिला है, वो 64 लिपियां इस प्रकार है। जहाँ ब्राह्मी, खरोष्टी, पुष्कर सारी, अंगलिपि, भंगलिपि, मगध लिपि, मंगल लिपि, मनुष्य लिपि, अंगुलीय लिपि, शाकरी लिपि, दक्षिणी लिपि, कनारी लिपि किन्नौर साइड की शायद ये लिपि होगी। उग्र लिपि यानी कि उसमें उग्रता पूर्वक लिखा जा सकता है। संख्या लिपि गणितों के लिए, वैदिक गणित जिसको बोलते हैं, शायद उसके अनुलोम लिपि, दरद लिपि, खास्य लिपि, हूण लिपि,
देवलिपि, नागलिपि, देवों की अन्य लिपि अलग अलग लिपि है, नागों की अलग है, यक्षों की अलग, गंधर्वों की अलग, किन्नरों की अलग। इतने सारे जो है यहाँ पे ये लिपियों का उल्लेख मिलता है। सागर लिपि, लिपि वज्र लिपि और शास्त्र वार्ता लिपि, उच्छेपावर्त लिपि, विक्षेपावर्त लिपि, पाद लिखित लिपि। तो इस प्रकार से ये सर्वभूत रुद्र ग्रहणी लिपि, ऐसे 64 लिपियों का नाम उल्लेख जो है इसमें ललित विस्तर में मिलता है। विशेषावश्यक सूत्र में भी 18 लिपियों का नाम उल्लेख हुआ है, जिसमें हंस लिपि, मूव लिपि, हंस लिपि और जो है एक शंख लिपि भी। मैंने जो है जबलपुर एक बार गया था, जबलपुर के पहाड़ियों में वो जो है शंख लिपि की भी देखने को मिली। यानी अक्षरों की आकृति शंख के जैसी है, कि अक्षर बड़े बड़े उस पर्वत पहाड़ी पर बनाए हुए और शंख जैसा दिखाई देता है। हंस लिपि, मूव लिपि, जखा तट लिपि, रखी लिपि, उड्डी लिपि, उड्डी मतलब ये शायद उड़िया लिपि के लिए हो सकता है। जमनी लिपि, तुर्की लिपि, यवनों की, तुर्कों की, किरी लिपि, द्राविड़ी लिपि, सिंधविया लिपि, मालवणी लिपि और नड़ी लिपि, नागरी लिपि का भी यहाँ उल्लेख है, लाड लिपि, पारसी लिपि, तह और निमित्तीय लिपि और चाणक्य लिपि, मूल देवी लिपि। ये विशेष आवश्यक सूत्र में उल्लेख मिलता है। जवनानी मतलब यवनों की लिपि, यवनान लिप्याम इत्यपि वार्तिकम, महाभाष्य में ऐसा उल्लेख मिलता है। ओके, चीनी विश्वकोश में भी उल्लेख हुआ है। फिर बाकी जो है यहाँ किस इन लिपियों का, किस लिपि का किस देश की कौन लिपि है और उसका कौन देवता है, ऐसा कुछ भी जो है हमने यहाँ रखा है। जैसे मेसोपोटामिया जो है की जो जो देवता है नेबू, और उनकी लिपि है जो है कीलाकार लिपि। उसी प्रकार से मिस्र के जो है लिपि के देवता थाट हैं, और लिपि का नाम हीरोग्लाफिस लिपि है। उसी प्रकार से चीन की लिपि के देवता वेनचांग को माना गया लिपि चीनी है। इजराइल की जेहोवा और जो है जेहोवा देवता है, हेब्रू लिपि है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ कुछ कुछ देशों का नाम उल्लेख जहाँ मिला है कि भाई इस लिपि का किस देश की कौन सी लिपि और उसके कौन जो है लिपि को निर्माण करने वाले देवताओं के साथ भी इनको जोड़ा गया है। ओके, और ये जो सर्जन प्रिंसेप हैं, फिर 1799 से 1840 के बीच में ये जो है ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को इकट्ठा करते हैं पुरातत्ववेत्ता, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों विद्वान हैं, और इन्होंने फिर इन अभिलेखों को पढ़ा, डिसाइफर किया। तो अभी मॉडर्न रूप जो है समय में देखा जाए, इस 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय इनको सर्जन प्रिंसेप को जाता है। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा आप लोगों को इसका तो जो है उद्भव और विकास के विषय में चर्चा की। अभी हम लिपि लिपि को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि नहीं है तो हम फिर जो है लिपि पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो हम स्वर वर्णों का आज अभ्यास कर लेते हैं। यदि कोई प्रश्न होगा तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं। सर काइंडली शेयर द पीडीएफ। ओके, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको सब चीज प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। एक मिनट बस।
संभवतः और अभी और भी अच्छा दिख रहा होगा। यस सर, जी। यस सर। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि जो हमें अशोक के अभिलेखों में मिली है, क्योंकि वहां टाँकी हथौड़े से लिखी हुई है, तो स्वाभाविक है कि जैसे वो ऐसे ये टाँकी है और यह कोई हथौड़ा है, उससे ऐसे खोद करके लिखा जाएगा। तो ज्यादातर इसमें ब्राह्मी में आपको स्टेनिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन, इनसे अक्षर आपके ज्यादातर बने हुए मिलेंगे। तो देखिए, कुछ अक्षरों को लिखते हैं हम, कम से कम स्वर वर्णों का तो आज अभ्यास कर ही लेते हैं। जैसे कि एक जो है अ है। सर, स्क्रीन नॉट विजिबल। क्या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है मेरा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। फिजिबल सर दिख रहा है। किसी का मैसेज है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। आ, तो सर जो दिख रहा है। जी, सर मेरा ही है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं लीव होके फिर से ज्वाइन करके अच्छा, जी देखती हूँ। जी जी जी, है हाँ, ना सर? ओके। जी जी। तो जो अ है ब्राह्मी का, क्योंकि ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जा रही है और इसका अ ऐसा है, आप एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसमें लेफ्ट साइड से फिर एक पौ जैसा, देवनागरी का पौ जैसा ऐसा कर दीजिए, नीचे फिर इसमें तौ जैसा लगा दीजिए ऐसा, ये अ हो जाता है। ओके, मैं फिर से लिख रहा हूं, अर्थात उल्टा अंग्रेजी का के जैसा आपको ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा भी आपको अ ब्राह्मी का मिल जाएगा। या फिर और वेरिएशन आपको ऐसा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक वेरिएशंस को भी आपको यहां दिखाने की। तो ये सभी अक्षर आपके क्या हो गए? अ। आप एक कॉपी और पेन लेकर के अपने साथ में रखिए और इन अक्षरों को लिखते जाइए। जो समझ में नहीं आता है आप मुझे बताइए, मैं उसको 2 बार 3 बार लिख करके बताऊंगा। तो ये आप सब लोग लिख लिए हैं? समझ में आ गया? जी। जी। यस सर। यस सर। कई बार कुछ कुछ अभिलेखों में ये उल्टा भी मिला, ऐसा ऐसा या ऐसा। ये जो लहिया है, लिपिक है, शायद प्रमादवश उससे ये ऐसा लिख गया। तो ये दोनों तरह से की आकृतियां आपको अभिलेखों में मिल जाएंगी, आप जो है ध्यान में रखिएगा। ओके सर जी, हाँ बोलते हैं, ओके सर। बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक निवेदन है कि जी यदि आप कोई वेरिएशन बता रहे हैं जी तो उसके साथ आप रेफरेंस भी बता देने की कृपा करें जी। कि किस वो कहाँ मिला है, किस सर वो हम लास्ट में अभिलेख पढ़ेंगे और उन अभिलेखों में जो है वो हमें देखने को मिलेंगे उस समय। अभी मैं इसलिए यहाँ वेरिएशंस आपको बता रहा हूँ कि वहां पे, क्योंकि अभी पढ़ाते समय मेरे ध्यान में आ जा रहा है, हो सकता है उस समय फिर आपका प्रश्न ये होगा कि साहब आपने ये अक्षर तो मुझे बताया नहीं। हम एक बार लिपि सीख लें, उसके बाद हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे, उन अभिलेखों में आपको वेरिएशंस मिलेंगे। जी ठीक सर। है सर? जी सर, जी धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। तो इतने वेरिएशंस और भी बहुत सारे आप कहेंगे और भी मिलेंगे, जितने जो मैं बता सकता हूं उतना कोशिश करूंगा। अब इसमें अ को आ बनाना है, आ की मात्रा लगानी है, तो देखिए अ बनाइए, ये अ हुआ और इसमें आ की मात्रा आपको यहां ऊपर में लेफ्ट टू राइट ऐसे एक स्लीपिंग लाइन लगानी होगी। ओके, ये हो गया आपका आ, अर्थात आ की मात्रा ये एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, अब ये आपको वेरिएशंस में ये जो मात्रा है इस आ के बीच के हिस्से तक कहीं भी मिल सकती है। आपको ये बड़ा आ ऐसा भी मिल सकता है। ओके सर, जो अभी प्रश्न कर रहे थे, ये आकृति भी आपको मिल जाएगी बड़े आ के लिए, अर्थात जो अक्षर है उसका आधा हिस्सा, ये बीच का हिस्सा से ऊपर में कहीं भी मात्रा वो लगा देते हैं, क्योंकि एक ही लिपिक तो सारे अभिलेखों को लिखने वाला है नहीं।
बहुत सारे लिपिकों ने कई सौ वर्षों तक, हजार वर्षों तक लिखा गया है। स्वाभाविक है, लिखने वाले लैया चेंज हुए हैं, प्रांत के ये जो है प्रभाव भी रहता है कई बार। तो वो जो है कुछ अक्षरों की आकृतियां भी बदलती हैं, मात्राएं लगाने का जो सिस्टम है वो भी उसमें भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं अभिलेखों में। तो आपको ये बड़ा आ ऐसे भी मिल जाएगा। ओके, यहां भी आपको आ की मात्रा मिलेगी, अर्थात आधे हिस्से तक कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन यहां नहीं होगी। ऐसा ये अ बनाया और नीचे में यहां पे आ की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, बीच आधे हिस्से से ऊपर में कहीं भी हो सकती है। जैसे आपको ये एक ब्राह्मी का जैसे ये प्लस जैसा क होता है, तो इसमें यहां भी आ की मात्रा मिल सकती है, ये भी का हो गया, और क, और ये यहां राइट साइड में होगी, राइट साइड में ही, लेफ्ट साइड में नहीं होगी, तब भी ये का है। ओके, यह भी का है और यह भी का है। जी सर, स्पष्ट है सर। अर्थात ये ध्यान रखना है कि हमको वो अक्षर के आधे हिस्से में ऊपर में कहीं भी हमको मात्रा लगी हुई आ की मिल सकती है। ऐसा और भी मात्राओं में हुआ है। ऊ की मात्रा के तो और भी बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद तो आपका अ हो गया, फिर से लिख रहा हूं, ये हो गया अ और आ, सिर्फ अ बनाया, अ में आ की मात्रा लगा दी, लेफ्ट से राइट जाएगी, अक्षर भी लेफ्ट से राइट लिखे जाएंगे। जो ह्रस्व इकार है ई, ये ई जो है ऐसा 3 डॉट होगा, ऐसा। ओके, 1 डॉट ऊपर, 2 नीचे। ये डॉट भी आपको जो है रोटेट भी मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 2 डॉट ऊपर लिखे हो, तीसरा नीचे लिखा हो, एक वेरिएशन ये भी मिल जाएगा। या फिर लेफ्ट में 1 डॉट लगा है और राइट साइड में यहां 2 डॉट लगे हैं, ऐसा भी मिलेगा। या फिर लेफ्ट में 2 डॉट हैं, राइट में 1 डॉट है, इतने सारे, यानी 3 बिंदियां मिल जाए उसको आप जो है ई पढ़ लीजिएगा। चाहे वो जो है सबसे ऑथेंटिक स्वरूप ये है ऊपर वाला, बाकी ये सारे जो है वेरिएशंस हैं। ओके, आगे बढ़े हम लोग। जी सर, समझ में आ रहा है। जी, और बड़ा ई, ब्राह्मी लिपि बड़ी सरल है और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे इस लिपि को। और ये तो मैं जो है बड़ा ही मतलब अभी तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि लिपियों को जानने वाले बहुत लोग हो गए हैं, और लिपियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले और इनको सीखने के प्रति जो है श्रद्धा रखने वाले लोग अभी बहुत हैं। हमारे विद्यार्थी भी बहुत इसको जो है सीरियसली लेते हैं। बाकी अच्छा लगता है कि जब 150-200 रजिस्ट्रेशन होते हैं और 80 लगभग 89 लोग जुड़ते हैं इन ईसा पूर्व दूसरी, तीसरी और 5वीं शताब्दी की लिपियों को सीखने के लिए, तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये सर हमारी स्वर प्राचीन, कितने, स्वर कितने हैं सर? सारे अभी सब लिख के बताऊंगा सर। ये हमारी प्राचीन परंपराएं हैं और इन परंपराओं को जीवित रखने के लिए हम लोगों को ही आगे आना होगा। मैं सारे स्वर लिख रहा हूं आपको, सब हैं, सिर्फ 2 नहीं है। ओके, तो बड़ा ई में जो है आप सिर्फ जो 3 डॉट है उसको 4 डॉट कर दीजिए, 1 डॉट, 2 डॉट, 3, 4, ये बड़ा ई हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऊ, ह्रस्व उकार जो है आपका ऐसा अंग्रेजी के एल जैसा। ओके, और दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ नहीं है, क्योंकि जो है इसमें ये पाली के व्याकरण में या प्राकृत के व्याकरण में भी दीर्घ ऊ का प्रयोग नहीं है। इसलिए यहां भी इन अशोक के अभिलेखों में दीर्घ ऊ नहीं मिला। ओके, लेकिन यदि आपको बड़ा ऊ लिखना हो तो एक
टेक्निक, एक जुगाड़ हमने किया, आप ऐसे लिख सकते हैं, छोटा ऊ बनाइए, क्योंकि ऊ की मात्रा है ब्राह्मी में, और ऊ की मात्रा कैसी है, जैसे क में ऊ ऐसे लिखना है, तो क्या करेंगे, ये क, और यहाँ नीचे में लेफ्ट टू राइट में एक, जो ऊपर में जो आ की मात्रा लगा रहे थे, नीचे में जब ऐसे लगा देंगे तो ये ऊ की मात्रा हो जाती है, छोटे ऊ की मात्रा। तो हमारे पास, क्योंकि देवनागरी में भी जो छोटा ऊ है, इसको बड़ा ऊ बनाने के लिए हमें सिर्फ ऊ की मात्रा ही लगानी होती है, तो हम क्यों ना इस ऊ की मात्रा को यहां लगा दें, छोटे ऊ में ऐसे लगा देंगे, तो आपको बड़ा ऊ बन जाएगा काम चलाने के लिए। ओके ओके। फिर है रिकार। हाँ, सर एक क्वेश्चन था जी कि जैसे कि हम ह्रस्व ऊ लिख रहे हैं, जी लेकिन मात्रा लगाते समय तो दीर्घ में आपने बता दिया, दीर्घ जी। उकार कैसे लिखेंगे सर हम, स्वतंत्र रूप से दीर्घ, लिखना हो तो? सर दीर्घ उकार का जो है अशोक के अभिलेखों में जो है नहीं मिला है, प्रयोग नहीं हुआ है। वो हमने आपको लिख करके, यानी कि इस तरह से अगर आपको काम चलाने के लिए, आप ऊ बनाकर, ऊ लिख करके, छोटा ऊ लिख करके इसमें एक ऊ की मात्रा लगा दीजिए, बड़ा ऊ हो जाएगा। यही एक उपाय है। ओके जी जी सर, जी सर। जी। और रिकार, ये रिकार भी नहीं है, रिकार भी पाली प्राकृत के व्याकरण में भी ये अक्षर प्रयोग नहीं हुआ है, स्वरवर्ण, और अशोक के अभिलेखों में भी ये कहीं हमको देखने को नहीं मिला। अब अगर आपको लिखना है तो इसका भी हमने उपाय निकाला। आप इसको जो है ना, या तो ये दरअसल प्राकृत में जाकर के ये रिकार री में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। जब ऋषभ होता है, ऋषभ ऐसे लिखते हैं, तो वो प्राकृत में ऋषभ हो जाता है, ऋषभ ऐसा हो जाता है। तो आप रिकार को री में बदल दीजिए, आपका काम चल जाएगा। अर्थात र बनाइए ऐसा, रस्सी जैसा, और इसमें ऊपर में एक ई की मात्रा लगा दीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये रिकार भी नहीं है, लुकार भी नहीं है, जो ये लु है, ये भी अशोक के अभिलेखों में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। फिर भी आपको लिखना है तो इसको लिरी में आपको बदलना पड़ेगा, ली री ऐसा बदलना पड़ेगा। और फिर आपके पास ल है ब्राह्मी में, ये ल हुआ, इसमें ऊपर ई की मात्रा ली, और ये र में भी ई की मात्रा ली री, ऐसा आप लिख सकते हैं। यदि आपको लिखने की आवश्यकता पड़े तो आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर ल बनाइए, ये ल, इसके नीचे र लगाइए, ल, और ऊपर में ई की मात्रा, ये भी लरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये में और क्लियर होंगी बातें जब हम व्यंजन पढ़ लेंगे और कुछ शब्द बनाएंगे, तब और स्पष्ट हो जाएगा। फिर है ए, और ए जो है त्रिभुजाकार है, ऐसा सरल है ए। ओके, फिर से बना देता हूं, त्रिभुजाकार ए। वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, ये जो है ऐसा भी हो सकता है, और ये ऐसा भी आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन ऑथेंटिक रूप ये है। फिर है आई। आई बनाने के लिए आप ए बना लीजिए। कोई बताएगा आई कैसे लिखेंगे? ऊपर लेफ्ट साइड को, जैसे लेफ्ट जी, साइड पे लाइन डलते लेफ्ट साइड को मार्क रहेगा। लेफ्ट में एक ऐसे मात्रा लगा देंगे, जी सर। ये हो जाएगा आपका आई। ओके, और यहां लिख देता हूं, आप ए बनाएं, और इसमें लेफ्ट में एक ही मात्रा लगा दें, ये आपका आई हो जाएगा। ओके, फिर है ओ।
वो भी जो है एक तो ऐसा जेड जैसा ऐसा है, और एक ऐसा भी है। ओके, तो अंग्रेजी के जेड जैसा आपको ओ मिल जाएगा। जी सर। जी, ये आपका ओ हो गया। औ, औ भी नहीं है, पाली प्राकृत में औ का उपयोग नहीं होता है। अभिलेखों में भी औ ब्राह्मी के अभिलेखों में नहीं मिला है। लेकिन आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं बताइए? और ऊ। जी, नहीं तो आपके पास ओ है। ओ में एक, अगर देखिए नागरी लिपि में आप जब लिख रहे हैं एक देवनागरी की लिपि मात्रा में, डलती है। तो औ में एक आ की मात्रा, एक ए की मात्रा, ऐसे ओ बना रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है ना ये? जी सर। जी सर। जी। जी सर। जी, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। आप जो है ये ओ बनाइए। और बीच में राइट साइड को जाएगा मात्रा, बीच में राइट राइट साइड में साइड को मात्रा जाएगी। ऐसे। जी सर। जी सर, छोटा रहेगा, इतना बड़ा नहीं। जी ठीक है, छोटा कर देंगे, लेकिन राइट साइड में क्यों जाएगी? लेफ्ट इसका साइड में जानी चाहिए ना जी ये तो। सर, दीर्घ स्वर जितने भी हैं उसके अंदर राइट में एक मात्रा जा रही है। नहीं देखिए, ऐसा है, कुछ मैंने वो जो है एक दो चार्ट देखे हैं, कुछ लोगों की पुस्तकें देखी हैं जहां ऐसा औ जो है लिखा हुआ है ना। लेकिन मुझे लगता है ये राइट साइड में लगाने के बजाय अगर आप लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो और वैज्ञानिक और ऑथेंटिक होगा सर लेकिन ना। यहाँ पे एक समस्या हो सकती है जी। कि जैसे कि हम क लिखते हैं, क हम्म। ए की मात्रा लगाते हैं, तो जी। लेफ्ट साइड को एक मात्रा हो गई सर, कृपया लिखकर जी। एक मात्रा जी। हो गई। जी। लेकिन यदि हमें दूसरी मात्रा लिखनी हो जी, तो फिर लेफ्ट साइड को एक और मात्रा लगाएंगे तो वो कै हो जाएगा, कई हो गया, कई हो कई। जाएगा। जी। लेकिन यदि हमें को लिखना हो जी। तो लेफ्ट साइड को एक मात्रा तो ऑलरेडी लगी हुई है, जी, और राइट साइड में एक मात्रा और लगा देंगे तो फिर वो को होता है। ये अब कऊ को नहीं, कऊ ये 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 कऊ हुआ। कऊ है सर, कऊ है। जी, अभी ये मात्रा चलिए मैंने हटा दिया, को हो गया, ठीक अब है। को हो गया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो हमको एक आ की मात्रा लगाने के कारण जो ओ है उसमें राइट साइड में लगाना पड़ रहा है, ऐसा ना? जी सर, यहाँ पे मतलब स्वर में। स्वर में। जी अब सर। देखिए, आपके पास ओ तो पहले से है ही, ये ओ है ना। जी सर, इसके औ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक और मात्रा जोड़नी पड़ेगी ऊपर। कौन सी मात्रा लगानी पड़ेगी? ऊपर एक और मात्रा एक की एक मात्रा। की एक की मात्रा, एक की मात्रा लगा रहे ना, ठीक है सर। तो जी आपके पास वो तो पहले से है ही, क्यों ना उसमें सिर्फ एक ही मात्रा लगा दी जाए। वो तो आपके पास पहले से ये है ही, ये वो है ना, सिर्फ एक ही मात्रा लगा दीजिए, लेफ्ट साइड में लगाइए, क्या प्रॉब्लम है? मैं इस जो है औ के लिए इस आकृति को ज्यादा जो है वरीयता देता हूं, ठीक है। दोनों प्रयोग मिलते हैं, ये प्रयोग भी और ये प्रयोग भी। ओके, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, और जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी सर। जी सर। तो इस प्रकार से हमारे पूरे स्वर हो जाते हैं। और व्यंजनों को हम कल पढ़ेंगे, मुझे लगता है समय भी हो गया होगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। सर इसमें अंग भी होता है। जी, अंग। अच्छा, अंग, जी अनुस्वार ऐसा ही है, और बनाइए, और ये अक्षर के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ राइट साइड में यहाँ आएगा, ऐसा। और तुरंत जो है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की नागरी लिपि के अ में भी हमको जो है कहीं एक दो अभिलेखों में ये अ बना करके अनुस्वार यहाँ लिखा हुआ मिला। बाद में फिर ये परंपरा नागरी लिपि में उस अक्षर के ये अ और इसके ऊपर आ गई।
मुझे दिख नहीं रहा। सर जी जी मैंने अभी ग्रुप में एक फोटो भेजा है वो चैट बॉक्स में। जी जी उसमें एक बार देखिए तो, क्योंकि ये भी नागार्जुन कोंडा में प्राप्त हुई थी। ये ब्राह्मी लिपि है या कोई और लिपि? क्योंकि कई शब्द जो हैं, कई अक्षर जो हैं ब्राह्मी लिपि, कई नहीं मतलब ज्यादातर अक्षर ब्राह्मी लिपि से मेल खाते हैं, बट इसके जो इसमें स्वर के जो प्रयोग किए गए हैं वो कर्म में किए गए हैं। तो वो कैसे और कब हुआ था? ये नागार्जुन कोंडा में मिला था सर। आपने हमारे सिद्धम के ग्रुप में भेजा है? नहीं नहीं सर, ये इसी में चैट बॉक्स में है सर। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ। सर ऋषि की री, अच्छा एक तो किसी ने ऋषि का री लिखने के लिए कहा है। देखिए रिकार तो है नहीं, ये ऋषि वाला रिकार नहीं है, लेकिन लिखना है तो आप इसको री में चेंज करना पड़ेगा, र ई। तो र और ये ऐसा ई, ऐसा लिखना होगा। तो सर मैं उसको देखूंगा, मेरे मैसेज में तो नहीं दिखा रहा है। अच्छा, मैं अभी ग्रुप में डालता हूँ सर, एक मिनट। आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं देख जी लूंगा उसको। जी सर, जी सर। किसी का और कोई प्रश्न है? सर एक बार दीर्घई। दीर्घ ई, दीर्घ ई 4 डॉट हैं, ऐसे 4 डॉट बनाइए, ये दीर्घ ई हो जाएगा। ओके। और ह्रस्व ई में 3 डॉट हैं, ऐसा 3 है। छोटे को जो है 1 डॉट और बढ़ा दीजिए तो बड़ा ई हो जाएगा। ओके सर एक डाउट था, जी। अपने जो री के लिए र हर्षी यूज किया है, तो जब भी हम लोग ब्राह्मी में री का यूज करेंगे हर्षी यूज करेंगे ना? जी जी, या हर स्वीकार, हर दीर्घ? स्वीकार लगाइए। जी जी ठीक है। सर विसर्ग की मात्रा कैसे देनी है? आ, विसर्ग की मात्रा, अब विसर्ग की मात्रा को विसर्ग की तरह ही लगाइए, ये 2 डॉट। ओके जी ठीक है। नागरी लिपि में विसर्ग ऐसा 2 स्टैंडिंग लाइन जैसा है, लेकिन ब्राह्मी में आप ये 2 डॉट को यूज करिए। महोदय एक प्रश्न मेरा भी है जी कि जैसे आपने बताया कि एकार को त्रिभुजाकार आकृति जैसी लिखते हैं, तो ये जो हमने अभी अ बनाया अ, जी तो इसमें एक बस आपने बड़ी लाइन जोड़ दिया, तो ये कैसे? मैं समझा नहीं, क्या करें आप? औ में क्या किया हमने? जैसे ए आपने बताया ए, जी वो त्रिभुजाकार आकृति है जी। ये हो गया जी, तो जैसे ओ को हमने अ बनाना सीखा अभी, तो जी इसमें जो जेड वाली जो आकृति है उसमें हमने जी। एक बड़ी लाइन बस जोड़ी, तो ये मतलब कैसे उसमें हो गया? देखिए ये तो पहले से ओ, इतना तो आपके पास अक्षर ही है, ये जी जी आकृति इतना 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 तो इतना उच्चारण आपको दे रही है। जी ये बोल। जो जेड जैसी आकृति है ना, ओ का उच्चारण तो दे ही रही है। जी जी सिर्फ आपको औ करने के लिए, जैसे यहाँ ओ में एक ही मात्रा लगा के औ हो जाता है, जी जी। सिर्फ ऐसे ही इस ओ में एक ही मात्रा लगा देने से औ का उच्चारण हो जाएगा। तो ये महोदय बड़ी लाइन को हम एक आर जैसा कुछ मान रहे हैं? हाँ हाँ, जी एक ही धन्यवाद। मात्रा और बढ़ा दी। जी ओके धन्यवाद। जी जी महोदय। ओके, फिर हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू महोदय, सर, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। आप लोग जो ना थैंक यू आज सर। ये जो ये थैंक यू थैंक स्वर यू जो सर। स्वर वर्णों को आप लोग लिख करके थैंक यू मुझे सर। व्हाट्सएप थैंक यू में सो मच भेजिएगा। सर, थैंक यू। प्लीज आप लिसन, सर इज इंस्ट्रक्शंस, गिविंग इंस्ट्रक्शन। आप स्वर वर्णों को, आज का होमवर्क ये है कि इन स्वर वर्णों को लिख करके आप अपने नाम के साथ अपना नाम देवनागरी में लिख दीजिएगा या इंग्लिश में, मुझे इसमें व्हाट्सएप में भेज देंगे तो मैं चेक कर लूंगा। ग्रुप में भेजना है? ग्रुप में। ओके जी, थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू, सभी का खूब खूब धन्यवाद। एक और सर बात करना था। धन्यवाद महोदय, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि महोदया। जी जी शुभ रात्रि। सर हेलो, जी जी बोलिए। हम बोल रहे हैं आपने स्वर का तो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, लेटर जो अल्फाबेट है स्वर का वो तो आपने दिखाया, जी उसका जो मात्रा रूप है वो क्या कल दिखाइएगा?
हाँ, कल व्यंजन बताएंगे, उसके बाद मात्राएं पढ़ेंगे, फिर संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे, फिर कुछ शब्द बनाएंगे। अच्छा स्टेप बाय जाएंगे। ओके ओके थैंक यू। सर थैंक आपने यू। होमवर्क क्या बोल रहे हैं एक बार दोबारा सिर्फ बता ये जो देंगे? स्वर वर्णों को लिख करके आप हमारे ग्रुप में भेजिएगा। अभी आज जितने स्वर वर्णों का हमने लिख करके अभ्यास किया है, इन्हीं वर्णों को आप लिख के भेजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जी महोदय, शुभ रात्रि। नाम थैंक यू सर, सर। बहुत अच्छा सत्र रहा आपका, ज्ञानवर्धक। सर, कहाँ से हैं आप? मुझसे पूछ रहे हैं सर आप? हाँ जी जी। मैं दिल्ली से हूँ सर। अच्छा, क्या कर रहे हैं? मैं अभी श्रीमान बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क। अरे वाह सर, स्वागत है आपका, थैंक यू। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर। नाम सर, मिलते हैं कल फिर। जी कल मिलेंगे, नमस्कार। ठीक है, प्रणाम हाँ सर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। जी।